एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मौका था उन्हें नमन करने का। लगा था कि यहां राजनीति नहीं होगी, लेकिन मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के बावजूद दिखाई दे गई ममता की तल्खी। तो क्या अब बंगाल का चुनाव पूरी तरह से ममता वर्सेस मोदी हो जाएगा? एक दूसरे पर बयानों के जरिए निशाना साधने का पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि बीजेपी टीएमसी की दोस्ती का भी एक दौर था, क्योंकि ममता भी कभी दोस्त थीं। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। ममता बनर्जी के तल्ख स्वर आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में सुनाई दिए। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और सामने हजारों दर्शक भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में ममता बनर्जी को भी लंबा भाषण देना था, लेकिन गुस्से में वो पूरे 1 मिनट भी नहीं बोली। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। यूं तो मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करने का था। लगा था कि राजनीति भूलकर दिल से नेताजी को याद किया जाएगा। लेकिन बंगाल चुनावों की गूंज में इस मंच पर भी सियासत हो गई। ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे और यही बात ममता बनर्जी को चुभ गई। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। जब से केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, बीजेपी और टीएमसी में सियासी जंग छिड़ी है और हालात आज यहां तक पहुंचते हुए लग रहा है कि बंगाल चुनाव पूरी तरह ममता वर्सेस मोदी हो जाएगा। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा स्वाधीनता अंते पारे ना। आज हमारे पास उद्देश्य भी है, शक्ति भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य, हमारी आत्मशक्ति हमारे आत्मसंकल्प से पूरा होगा। बंगाल की सियासत की जंग अब बन चुकी है मोदी वर्सेस ममता की जंग। वो ममता और बीजेपी जो कभी दोस्त थे, आज बंगाल के सियासी अखाड़े में खड़े हैं आमने सामने। मोदी और ममता की महाटक्कर बयानों के जरिए होती रही है। जोर आजमाइश बंगाल की उस गद्दी को हासिल करने की है जो आज तक कभी बीजेपी के हाथ लगी नहीं, लेकिन अब पीएम मोदी ने वो करने का निश्चय कर लिया है जो अब तक बंगाल के सियासी इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिंदाबाद। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था, जिसके बाद आजाद हिंद फौज ने यहां आजादी का तिरंगा फहराया था। ये अलग बात है कि नेताजी को लेकर भी हाल ही में मोदी वर्सेस ममता हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है, लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया है।
आज नेताजी के बहाने भी मोदी बनाम ममता का अंडरकरेंट बंगाल की सियासत में साफ नजर आया। बंगाल के मंच पर पुरानी यादों का पंच भी याद आया, वार पलटवार का पंच। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव याद हैं आपको? मोदी बनाम ममता बनर्जी हुआ था। कैसे चले थे बयानों के तीर? ममता ने गुस्सा दिखाया था तो पीएम मोदी ने बड़े प्यार से कहा था कि वो तो ममता को दीदी कहते हैं। दीदी, ममता दीदी, क्या जोक इधर क्या है? क्या जोक इधर क्या है? मेरे साथ बोलिए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ऐसे लोगों को जितो जेथा भविष्य उच्चो जेथा शीर ज्ञान जेथा मुक्तो जेथा कुहेर प्राचीर। मई 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कह दिया था कि दीदी ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। ये सब सत्ता के नशे में, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता में दीदी आप करती रही हो। बयानों की गर्मी में एक बार तो ममता बनर्जी ने मोदी को जेल में डालने की धमकी तक दे दी। লজ্জাও করে নেই লোকটার মিথ্যেবাদী প্রাইম মিনিস্টারে। উত্তরপ্রদেশে মিটিং করে বলেছে আমি একটা বানিয়ে দেবো, তোরটা সবাই নেবো আমরা আয়। আর বাংলার টাকা আছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি বানানোর, 200 বছর আগেকার হেরিটেজ ফিরিয়ে দিতে পারবে? মিথ্যে কথা বলার জন্য মিথ্যেবাদী বলা, আইদার প্রমাণ করো, আর তা নাহলে তোমায় কিন্তু আমরা জেলে টানবো। তার কারণ আমরাও কিন্তু ছেড়ে কথা বলার লোক নই, আমাদের কাছে এভিডেন্স আছে। जवाब में पीएम मोदी ने पलटवार किया था और कहा कि बंगाल की सीएम मुझे अपना प्रधानमंत्री मानती ही नहीं। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मोदी जो प्रधानमंत्री चुना गया है, उसको बंगाल की मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती है। लोकसभा चुनाव वाले साल में ममता और मोदी के बीच बयानों की तीखी जंग लगातार देखने को मिलती रही थी, मानो आने वाले विधानसभा चुनाव की नेट प्रैक्टिस हो। ममता पर बीजेपी ने कोयला माफिया से संबंध होने के आरोप लगाए तो ममता ने सीधे मंच से मोदी को चुनौती दी थी। हम आपको इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत भी आपको भी करना चाहिए आउन लोगों को। ऑपोजिशन को भी एक स्पेस है देश में। आप क्या चाहते हैं? बंगाल को बदनाम करने के लिए? नरेंद्र मोदी बंगाल को आदमी को पहचानता नहीं है। चुनावी बयानों में ममता बनर्जी का लोकतंत्र के थप्पड़ जैसे शब्द का इस्तेमाल आपत्तिजनक था, लेकिन पीएम मोदी ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए कह दिया कि दीदी का थप्पड़ भी उनके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। नरेंद्र मोदी যখন বাংলা এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় বিধ্বাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी, वो भी खा लूंगा। दिसंबर 2020 में तो पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर दोहरा हमला बोला था। मामला जम्मू कश्मीर की हेल्थ इंश्योरेंस के लॉन्च का था, कार्यक्रम किसान निधि का भी था, लेकिन मोदी के निशाने पर आ गई थी ममता सरकार। मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ममता दीदी, पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी के एक दूसरे पर हमला करने वाले बयानों की लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या आपको याद है कि इस राजनीतिक दुश्मनी से काफी पहले एक दौर दोस्ती का भी था।
आज बीजेपी और ममता की राजनीति में जितनी कड़वाहट नजर आती है उससे बिल्कुल उलट एक जमाने में मिठास भी हुआ करती थी। आज ये बात सुनकर हैरत होगी, लेकिन आज से 2 दशक पहले साल 2000 के आसपास एक वो दौर भी था जब बीजेपी के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी और तब की नई टीएमसी की नेता ममता एक ही मंच से भाषण दिया करते थे। बीजेपी की सरकार में ममता रेल मंत्री हुआ करती थी। और तो और वो मंजर कोई भूल नहीं सकता जब 9 नवंबर 2001 को किसी बात पर नाराज चल रही ममता बनर्जी को मनाने के लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके छोटे से घर तक चले गए। और तो और ममता की मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। अलग सियासी विचारधारा और नाराजगी को मिटाने की कोशिश ना तो बीजेपी भूली और ना ही ममता बनर्जी। उसी दौर में जब एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरी थी तब तमाम साथियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही थी। वो दोस्ती के दिन थे। लड़ाई 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 जय। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। सत्ता के संग्राम में सियासी खाइयां गहरी होती चली गई। बीजेपी हटाओ। लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में ममता के हाथ सत्ता लगी तो केंद्र में मोदी के दम पर बीजेपी का स्वर्णिम काल आया। और जब बात बंगाल की सत्ता की आई तो आमने सामने आ गए पुराने दोस्त जो अब कट्टर राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं। बंगाल आ गया है, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। चुनावी मंच हो या इंटरव्यू, मोदी और ममता अब एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। मगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहाने बंगाल की राजनीति के जानकारों को पुरानी दोस्ती के दिनों की भी याद आ गई, जब लंबे समय के बाद पहला मौका आया जब मोदी और ममता दोनों कोलकाता में थी। बंगाल में चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने हैं और जो हालात लग रहे हैं वो सीधा इशारा कर रहे हैं कि चुनाव तक पहुंचते पहुंचते ये जंग सीधी ममता वर्सेस मोदी ही होगी। सर्वे के हिसाब से तो ममता का पलड़ा अभी भारी है, लेकिन चुनाव में 3 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है। सियासत समझने वाले मानते हैं कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किसी भी तरफ बैठ सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तक करीब हर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल और असम के दौरे पर हैं। मौका है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे इस दौरे को चुनाव प्रचार से जोड़कर देख रहे हैं। तो आखिर क्या है हकीकत खुद मोदी के बंगाल के मैदान में उतरने की? पहले असम। आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। फिर पश्चिम बंगाल। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं। एक ही दिन में असम और बंगाल। प्रधानमंत्री की एक टिकट पर 2 यात्रा का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से खुद को दूर नहीं रख सके। पिछले 6 सालों से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की कई जयंतियां आईं और गईं, लेकिन इस बार की जयंती कुछ खास है। एक हकीकत तो ये कि ये नेताजी की 125वीं सालगिरह है, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि इस बार ये मौका चुनाव का भी है। ऐसे में बंगाल की राज्य सरकार देश नायक दिवस मना रही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विशेषण का इस्तेमाल किया था। केंद्र सरकार इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का काम कर रही है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है
प्रेरणा भी है। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরা যা তৈরি করে দেয় তাতেই দেশ চলে, সে দেশ যেটা যাতে চলে সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है पराक्रम? व्हाट इज द मीनिंग? प्रधानमंत्री के खुद मैदान में उतरने के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं और सबसे बड़ी वजह के तौर पर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इस साल होने वाले बाकी के चुनाव दक्षिणी राज्यों के हैं जहां बीजेपी का जनाधार उतना नहीं है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ऐसे में बीजेपी असम में अपनी सत्ता बचाने और बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। असम में माहौल अभी गर्म नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल का तापमान तो पिछले कई महीनों से बढ़ा हुआ है। इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने इस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। যে কলকাতা একদিন মনে রাখবেন কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তেমনি যদি তাই হয় তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? अभी 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती थी। बीजेपी बंगाल की जनता को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मद्देनजर बंगाल में प्रधानमंत्री को उतारने की रणनीति कहीं न कहीं इस मौके को बीजेपी के पक्ष में करने की दिखाई देती है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। बंगाल की राजनीतिक सरजमी और गरमाने वाली है, क्योंकि 5 फरवरी से बीजेपी यहां परिवर्तन रथ यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस रथ यात्रा में बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। इस बीच 23 तारीख को मोदी और 30 तारीख को अमित शाह की बंगाल यात्रा राजनीति को पूरी तरह गरमाने वाली है। ऐसे में इंतजार तो इसी बात का है कि आखिर मोदी का जादू बीजेपी को बंगाल विजय करवाएगा या दीदी दोबारा सत्ता में आ जाएंगी। बीजेपी की नजर बंगाल के साथ साथ असम के चुनाव पर भी है। बंगाल के साथ ही असम में भी चुनाव हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विधानसभा चुनाव से पहले असम में भूमिहीनों को बड़ी सौगात दी है। शिवसागर जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों को भूमि पट्टा आवंटन का प्रमाण पत्र दिया गया। बीजेपी पर इस बार असम में फिर से जीतने का बड़ा दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में चुनावी बिगुल फूंक दिया। असम की शिवसागर में पीएम मोदी ने असम के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल के साथ साथ असम भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। पीएम मोदी ने शिवसागर में कई बड़े ऐलान किए। नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आपकी ये आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है।
1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में कमल खिलाने में कामयाब रही है, जिसको वो हर हाल में अपने पास बचा रखना चाहती है। असम में आज की रैली में पीएम मोदी ने अपने भाषण में असम में एनडीए सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 1,60,000 भूमिहीनों को पट्टा दिया गया। तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया है। असमिया भाषा के संरक्षण और उसके साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। असम में 5 साल पहले बीजेपी को अपने अकेले के दम पर गठबंधन नहीं मिला था, इसलिए बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ उतरना चाहती है। अगर 2016 के नतीजों पर नजर डालें तो असम की कुल 126 सीटों में 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी को अपने दम पर 60 सीटें मिली थीं, बीपीएफ को 12, असम गण परिषद को 14, कांग्रेस को 26, एआईयूडीएफ को 13 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। 5 साल पहले बीजेपी ने बीपीएफ और एजीपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है। असम में इस बार एनडीए और यूपीए दोनों नए समीकरण तलाश रहे हैं। 2016 में बीजेपी, बीपीएफ और एजीपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार शायद बीजेपी बीपीएफ के बजाय यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करे। दूसरी तरफ कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर बात चल रही है। असम में इस साल अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इससे एक और बात साबित होगी, वो ये कि मोदी शाह उन राज्यों में भी सत्ता पर काबिज रह सकते हैं जो पारंपरिक रूप से स्थानीय दलों के गढ़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।